नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम एक बेहद रोचक और रोमांचक और राजनीतिक तौर पर बहुत ही एक गेम पलटने वाली डिबेट करने के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति यूं ही विख्यात नहीं है पूरे देश भर में। वो इसलिए भी विख्यात है क्योंकि यहाँ राजनीति के तौर तरीके अगर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो भविष्य में आप देश में कहीं भी खूब अच्छे से पॉलिटिक्स कर सकते हैं और उस पॉलिटिक्स के जरिए आप सरवाइव भी कर सकते हैं। ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव। अभी तक सब कुछ बहुत इजी चल रहा था, बहुत ही स्मूथ चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को टिकट दिया। कुल 10 सीटों पर जो अभी असेंबली का में विधायकों की स्थिति है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सांसद भेज सकती है। इसके अलावा विपक्ष में कोई पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो कोई एमपी अपना राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा सके। एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के वोट चाहिए होते हैं। वो आंकड़ा सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है और वो भी सिर्फ एक सीट पर प्रत्याशी भेज सकते हैं। यानी बीएसपी, कांग्रेस या दूसरे दलों के पास कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक भी प्रत्याशी उतार सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल अचानक से बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होती है सीन में। सीन समझिएगा, फिर आपको उसके मायने बताएंगे। सीन नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होती है। सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के एक नेता हैं रामजी लाल गौतम, उनको लेकर जाते हैं और राज्यसभा का पर्चा भरवा देते हैं, नॉमिनेशन फाइल करा देते हैं। वो पार्टी जिसके पास 17 एमएलए हैं, उनके 3 एमएलए दलद्रोही हो गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं या दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उनके पास मौजूदा संख्या आधिकारिक तौर पर 14 बचती है बीएसपी पे। 14 विधायकों वाली पार्टी 37 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए पर्चा भरती है। तो ये समर्थन आएगा कहां से? चलो ठीक, ओके। सीन नंबर 2, कल रात में भारतीय जनता पार्टी 8 कैंडिडेट अनाउंस करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 9 प्रत्याशी जिताने की स्थिति में है, वो सिर्फ 8 प्रत्याशी घोषित करती है, एक छोड़ देती है। क्यों भाई, क्यों छोड़ी तुमने एक सीट? यानी कि कल का सीन याद करिए, जो सीन नंबर 1 था और सीन नंबर 2 को मैच कर लीजिए। आपके सामने परिदृश्य सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भीतर कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। जो बीजेपी एक एक राज्यसभा सीट के लिए पूरे देश भर में लड़ रही हो, तोड़ तोड़ के ला रही हो, उसने उत्तर प्रदेश में आसानी से जीती जाने वाली एक राज्यसभा सीट बहुजन समाज पार्टी की तरफ आसान क्यों की? सवाल नंबर 2। अब आइए आपको सीन नंबर 3 सुनाते हैं। सीन नंबर 3 यह है कि 2:55 दोपहर में, 3 बजे नॉमिनेशन का अंतिम वक्त होता है। 2:55 पे, यानी 5 मिनट ठीक पहले घड़ी देखकर एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकट होते हैं। उनका नाम है प्रकाश बजाज। उनके पिताजी पहले समाजवादी पार्टी में भी थे और भी पार्टियों में होते हुए खानदानी लोग हैं राजनीति में। अचानक से प्रकट होते हैं। जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ वो 2:55 पर विधानसभा में दाखिल होते हैं और निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा समाजवादी पार्टी के समर्थन से दाखिल कर देते हैं। अब सबको हैरान, क्योंकि 10 सीट 10 पर्चे हुए थे। माना जा रहा था कि अनअपोज्ड इलेक्शन हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 बीजेपी को चली जाएगी, 1 बसपा को चली जाएगी, 1 सपा को चली जाएगी। लेकिन ये 11वें कैंडिडेट की एंट्री हो गई सीन नंबर 3 में। ये लाया कौन? समाजवादी पार्टी लाई। क्यों लाई? क्योंकि रात में जो बीजेपी ने कांड किया बीएसपी के साथ मिलकर, उससे समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। उसने सोचा कि क्यों ना बीएसपी और बीजेपी के नेक्सस को ओपन किया जाए, तो एक प्रत्याशी लाकर उन्होंने एंट्री करा दी। अब क्या है, 11 प्रत्याशी 10 सीट, चुनाव होना तय है। पर्चा वापस नहीं हुआ तो अगर चुनाव होता है तब क्या होगा? अगर चुनाव होता है तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, वो अपने 8 कैंडिडेट जिताने के बाद 17 वोट उनके पास एक्स्ट्रा हैं। कितने? 17। एसबीएसपी के पास 4 वोट हैं और अदर्स के पास भी कुछ वोट हैं। कांग्रेस के पास वैसे तो 6 वोट थे, लेकिन 2 उनके विधायक दलद्रोही हो गए हैं, तो उनके पास 4 वोट बचते हैं। तो क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी?
वो प्रियंका गांधी जो हर दूसरे दिन अपने ट्वीट में मायावती को क्रिटिसाइज करती हैं, क्या सपोर्ट करेंगे? और दूसरी बात, क्या बीजेपी का वोट लेकर मायावती अपने कैंडिडेट को जिताएंगी? क्वेश्चन इज दिस, सवाल ये है कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का वोट लेंगी? क्या यह उनके लिए राजनीतिक तौर पर आत्मघाती नहीं होगा? क्योंकि अनअपोज्ड इलेक्शन में तो फिर यह क्लेम होता कि हम तो अनअपोज्ड हुआ चुनाव, हमने वोट लिया नहीं। अब अगर वोटिंग हुई तो मायावती को अपना प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी के 17 वोट चाहिए होंगे। सवाल नंबर 1। और ये समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि बीएसपी बीजेपी का नेक्सस पता चल जाए लोगों को, और उनके पास जो 10 एक्स्ट्रा वोट है उनकी भी ताकत वो दिखा दें। चूंकि सत्तारूढ़ दल है तो सारा प्रेशर बीजेपी पे है, क्योंकि इनके विधायक भी नाराज हैं बीजेपी के इस समय सरकार की कार्यप्रणाली से, सरकार के तौर तरीकों से, और इस वक्त जातीय विद्वेष की भावना से। तो सारा प्रेशर किस पे आन पड़ा? बीजेपी और बीएसपी पे। इसीलिए बहनों भाइयों मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से हमेशा सीखिए। देखिए कि दरअसल ये गुगली फेंकी जाती है, बाल कहीं और पड़ती है और टप्पा खाने के बाद वो जाती कहीं और है। ये सीधी सीधी राजनीति यूपी में नहीं होती, तो ये साइड से राजनीति होती है और ऐन वक्त पर मोहरे तैयार किए जाते हैं। जैसे आज 2:55 पर प्रकाश बजाज का प्रकटीकरण हो गया खुफिया तरीके से, किसी को कानून कान भनक नहीं थी। क्या ये किसी ने सोचा था कि जिस पार्टी के पास 14 विधायक हों राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर देंगे? और ये वही पार्टी है जो पिछली बार चुनाव हुआ था राज्यसभा का, तो गंगाराम अंबेडकर के पास 3 वोट कम पड़ गए थे, बीजेपी ने सारे वोट उठवा लिए थे और अनिल अग्रवाल को रातों रात राज्यसभा सदस्य निर्वाचित करा दिया था। तो जिन्होंने तलवार की नोक पर चुनाव जीता हो, सारा कुछ झोंक कर चुनाव जीता हो, उन्होंने एक सीट क्यों समर्पित कर दी बहुजन समाज पार्टी को? और अब समाजवादी पार्टी इनका गेम क्यों बिगाड़ना चाहती है? उसका क्या इंटरेस्ट है? इन सब चीजों को समझिए, क्योंकि आज अगर आप इनकी पॉलिटिक्स को समझ लेंगे तो आप 2022 में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी का होगा आपको अभी से उसका अक्स दिखने लगेगा, धुंधली तस्वीर दिखने लगेगी। तो आज के कुछ बयान सुनिए। थोड़ा सा आज का भाषण लंबा हो गया, लेकिन पहले बयान सुनिए, फिर आपको एक बड़ी दिलचस्प डिबेट सुनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश देश भर में मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हमारी कई योजनाएं जो है, जो योगी जी की सरकार ने बहुत जिसमें सफलता लाई है। उत्तर प्रदेश अपने आप में संपूर्ण है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश काफी अच्छे से विकास कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि राज्यसभा में जाने के बाद उत्तर प्रदेश की बातों को मैं जरूर वहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करूँगा। प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह जानता हूँ। प्रदेश की सेवा, देश की सेवा, राज्यसभा तुम्हारा जो विजन पूरा देश है सब जगह, तो वही करना है। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लोग उठावे और एक अच्छा सा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में हो, इसकी पूरी कोशिश है। और आज 8 नामांकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए। ये तो बीएसपी को पूछना चाहिए, बीएसपी वाले के लीडरशिप को ये जवाब देना चाहिए कि जब उनके पास वोट नहीं है, जब उनके पास विधायक नहीं है, तो उन्होंने राज्यसभा का प्रत्याशी कैसे निकाला? क्या वो चाहते हैं? क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या वो लोगों पर गलत दबाव बनाना चाहते हैं? क्या लालच और प्रलोभन देना चाहते हैं? इसका जवाब तो बीएसपी को आज देना चाहिए। तो आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, ब्रजलाल मायावती के डीजीपी और सबसे खास अफसर हुआ करते थे, लेकिन वो राज्यसभा किसके कोटे से जा रहे हैं? बीजेपी के कोटे से जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी की राजनीति को सीखिए, समझिए, जानिए। इसमें बड़ी क्षमता है और बड़ी संभावनाएं हैं। तो मेरे साथ आज की अमित पुरी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, विनय पटेल आम आदमी पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और संजीव उनियाल जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। भाई अमित पुरी जी, ये आपने एक सीट बहन जी को गिफ्ट क्यों कर दी? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि जो पार्टी 9 सीट जिता सकती थी उसने 8 प्रत्याशी क्यों उतारे? ऐसा विशेष प्रेम आपका बहुजन समाज पार्टी से क्यों? भाई मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो जो आपने रिपोर्ट पढ़ी, बोली, मैंने वो सुनी आपके साथ, और उससे कहीं नहीं लगता कि गिफ्ट की सिचुएशन है। हमारे पास 13-14 वोट एक्स्ट्रा हैं, ये एक अलग बात है 8 प्रत्याशी जिताने के बाद। लेकिन अगर 9 प्रत्याशी के कोटे के बाद भी हमारे पास वोट एक्स्ट्रा रहते और हम 9वीं सीट न लड़ते, तब हम पे यह आरोप लगता कि हाँ आपने गिफ्ट कर दी।
ठीक, बीजेपी एग्रेसिव पोस्चरिंग में राजनीति करे तो हम आरोपी, और अगर हम राजनीति के एग्रेसिवनेस ना रखे तो आप कहेंगे कि नॉन पोचिंग वाली पार्टी भी बीजेपी है, और जब एग्रेसिव करें तो पोचिंग वाली पार्टी है। तो भाई मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे। तो मेरे मित्र, मैं समझाता हूं, आप वही पार्टी हैं जिनके पास विधायक कम थे। अनिल अग्रवाल को जबरदस्ती जिताने के लिए आपने क्या भयानक तोड़फोड़ की थी। हेमंत तिवारी से अभी चिंदी चिंदी खुलासा करा दूंगा, एक एक धागा खुलेगा। दूसरी बात सुन तो लो तसल्ली से। और जो पॉलिटिकल एग्रेशन की आप बात करते हो ना, वो है नहीं मामला, जो दिखाते हो वो अंदर है नहीं। लेकिन आज सीट जीत सकते थे, तो क्या कारण है कि सुधींद्र भदौरिया पे इतनी मोहब्बत सवार हो गई? देखिए, व्यक्तिगत रूप से ना सुधींद्र भदौरिया जी से कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। राजनीति में सब काम करते हैं, और हम राजनीति में अछूतवाद के सिद्धांत पे काम नहीं करते हैं। वो जो लोग कहते थे ना कि बीजेपी को चिमटे से नहीं छुएंगे, उन्होंने बीजेपी के साथ मुद्दे पे आओ, ये बताओ सीट छोड़ी क्यों? हमने कोई सीट नहीं छोड़ी। जितनी हमारे मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी हाउस की, उसके आधार पर हमने एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो सीटें जीती जा सकती थी वो। चलो, मैं मान लिया कि आप बहुत ही सुचिता की राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। ओके, डन। मायावती को एक लीडर के तौर पर किस तरह आप आकलन करते हैं, कैसी लीडर मानते हैं उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनका क्या आकलन करती है यह विषय नहीं है। क्यों नहीं विषय है? लोकतंत्र। आई वांट टू नो। हाँ, मैं बता रहा हूं। नेशन वांट टू नो। नेशन वांट टू नो। लेट मी बी हियर इट। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जुबान खलक ही जुबान खुदा होती है। तो आवाम उनको कैसे लीडर मानता है, ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी मायावती को कैसा लीडर मानती है, एक्सप्लेन करें प्लीज। एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा के रूप में और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। ओके, अच्छी मुख्यमंत्री या कैसी मानते हैं? ये उनके मुख्यमंत्री काल के बाद जो परिणाम आए, उसने जनता ने बता दिया कि वो एक अच्छी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रही। पर आप लोग तो वही हैं जो कहते थे कि वो पैसे लेके टिकट बांटती हैं। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना अच्छी मुख्यमंत्री अभी बांटती है नहीं बांटती, अभी क्या सीन है? ये भदौरिया जी बता पाएंगे, या जो उनकी पार्टी छोड़ के जाता वो बताता। इतना डरे डरे क्यों हो? सही बोलो ना, खुल के बोल बता रहा हूं। ये हो क्या गया आप लोगों को कि मायावती का नाम सुनते ही सांप सूंगे आपको? नहीं, कोई ना सांप सूंझा ना नेवला सूंगा। हाँ, किसी को हो क्या गया ये रातों रात? मतलब मैं खुद रातों रात मैं तो चाहता हूं कि मुझे इस पे शोध करने का मौका मिले। आप करें, स्वागत है, हमें भी लाभान्वित करें शोध पत्र से। तो अब तो चुनाव होगा, आप क्या करोगे? नहीं, चुनाव होगा। अगर ना पर्चा वापसी तक लोगों ने वापस नहीं लिया तो चुनाव होगा, और उसके आधार पर हमारे 8 प्रत्याशी। एनडीए के बचे हुए वोट किसको जाएंगे? देखिए, ये विधानमंडल दल के अंदर व्हिप जारी होते समय या उस समय की स्ट्रेटजी जो विधानमंडल दल की बनेगी, ये उसके आधार पर तय होगा। इसको सार्वजनिक रूप से अभी आज कहना ये कोई सार्वजनिक। वैसे दर्शक इतना होशियार है, सब समझ गया। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ओके, ऐसा करते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा का एक स्टेटमेंट आ गया है इसी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स पे जी। तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले मैं वो बयान सुना दूं, फिर मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलूं। आपके बहुत परम मित्र हैं और आज थोड़ा प्रेशर में बैठे हुए हैं वो, क्योंकि काफी गंभीरता से डिबेट को सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको पता है कि आज गुगली उनके पास आने वाली है। तो पहले सतीश चंद्र मिश्रा का बयान सुनाया जाए। किस तरह से इसका मैनेजमेंट होगा, क्योंकि विधायक तो बहुत कम है आपके पास? ऐसा है कि जब ये तो आज थोड़ी ना आपको हम बताने वाले हैं। मैनेजमेंट तो हो गई और हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये भी तय। तो इसको आप जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप देखिएगा। ओके, माननीय भदौरिया जी, अभी आपने सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट हो गया है और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन दिखा दूंगा। क्या मैनेजमेंट है आपका? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बतला दूं, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए। उस समय की मैं स्थिति में ले जाना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी की। भदौरिया जी, कृपया प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें। अब अतीत जाने दे, छोड़ दें अतीत को। नहीं, अतीत का। अरे भाई, इस देश में आत्मा की आवाज पर क्षमा करें जनता को और वर्तमान की बात करें आप। अरे सुनिए, आपने कहा है ना हम दबाव में नहीं है। हम इतिहास जानते हैं, हम एक एक पल की खबर रखते हैं और हम जानते हैं कि किस प्रकार चलना चाहिए। सुन लीजिए, वारागिरी वेंकटगिरी इस देश के राष्ट्रपति बने आत्मा की आवाज पर। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने श्रीमती सरला भदौरिया को राज्यसभा का कैंडिडेट बनवाया और उस समय उनके पास 20-21 विधायक थे और उन्होंने उस समय जो बहुत ही पावरफुल लीडर हुआ करते थे
जेड अहमद, उनको हराया और वो जीती राज्यसभा का चुनाव। तो सर आप आत्मा के आधार पर वोट मांगेंगे यहाँ पे सर? देखिए, राजनीति में हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हैं अन्य दलों के मुकाबले में जो सरप्लस वोट है, तो इसलिए हमारा कैंडिडेट माननीय भदौरिया जी, बिना बीजेपी का साथ लिए आपका प्रत्याशी नहीं जीत सकता। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब बता दिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं आप मुझे साबित कर दीजिए। अरे भाई देखिए, ऐसा लोकतंत्र में चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो विधायक हो या नागरिक हो या कोई हो, वो अपने इच्छा के अनुसार से, अपनी समझ के अनुसार से वो वोट देते हैं। और अब आप अनुमति दें तो एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं जी। योगी जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में आप किस प्रकार देखते हैं? योगी जी ने, हमारी पार्टी ने भी कहा है, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था, और जहां तक इस हाथरस कांड से लेके बलरामपुर, आप हम पर हंस रहे हैं। आपको मैं नहीं हंस रहा, हेमंत तिवारी और जूही सिंह हंस रहे हैं, मैं नहीं हंस रहा। आई एम सीरियस। तो देखिए, हमने हमेशा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सबको हमने पर्दाफाश। सर योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, कृपया बताएं सर। भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आज तो हैं, और पर कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने वो लचर रहे हैं। दलित उत्पीड़न हुआ है उत्तर प्रदेश ही में नहीं, देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित। तो जिन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया सर, उनका वोट लेना ठीक बात है? भाई हम उनका वोट कहां ले रहे हैं? हम तो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ा तो रहे हैं। भैया 14 वोट पे कहां से जीत जाओगे? भदौरिया जी मुझे जरा समझा दो, मेरी तो बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है। मैं आपकी बुद्धि, जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि हम धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आज ही आप सब क्यों जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो, निहुरे ऊंट नहीं चराया जाता। अगर बीजेपी के साथ जाना है तो यस कहिए कि हाँ बीजेपी अवर फ्रेंड। किसी के साथ जाना है भाई, हमें काहे किसी के लिए जाना है? देश की और उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती जी के साथ आएगी। ओके, ऑल राइट। जूही सिंह जी को आमंत्रित किया जाए, स्क्रीन पे पेश किया जाए जूही सिंह जी को। बहुत स्वागत आपका मैडम। ये बताइए कि ये 2:55 पे आप लोगों ने ये गेम क्यों किया? जब आपके पास एक सांसद जिताने की क्षमता है तो आपने ये दूसरा प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? आपका क्या मकसद है? आप क्या करना चाहती हैं? आपने सारा गेम प्लान चौपट कर दिया। अनअपोज्ड इलेक्शन होता, सब जीत के निकल जाते। व्हाई यू डिड दिस? ब्रिजेश जी, जब बाकी लोग भाई का धर्म निभाने लगे, रक्षाबंधन को दल के और जनता के इच्छाओं के ऊपर रखने लगे, तो हमने भी सोचा कि कुछ होश और कुछ रणनीति से काम लिया जाए। और इस राज्यसभा की जो मैनेजमेंट है सतीश मिश्रा जी की, इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, उपचुनाव में सुनाई देगी। क्या मैनेजमेंट है? 2022 में सुनाई देगी। ये क्लियरली बताइए क्या मैनेजमेंट है मिश्रा जी ये का? तो सतीश मिश्रा बताएंगे ना, ये सतीश मिश्रा बताएंगे, अमित पुरी बताएंगे 14 वोट कौन किसको देगा, कैसे। उन्होंने कहा तो मैनेज हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी थी ना जो बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में बहन कुमारी मायावती के खिलाफ, तो ये इनकी कोई। मैडम मुझे लगता है कि आपको जलन हो गई कि मायावती का एक प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच जाएगा, तो वो जलन आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए आपने दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया। पहुंचने नहीं देंगे। क्यों नहीं पहुंचने देंगी? कोई गुंडागर्दी है? नहीं, क्यों नहीं पहुंचने देंगी आप? बिल्कुल लोकतांत्रिक इलेक्शन। अभी तो भदौरिया देखिए बात पता चल गई ना, बातें कर रहे थे, बात पता चल गई ना, अंतरात्मा है। हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। इसका मतलब कि ये जो निर्दलीय का ढोंग किया गया है और निर्दलीय के नाम पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा किया गया है, आप खुल के कहिए ना। ब्रिजेश जी, कोई ढोंग नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी की ऐसा प्रकाश बजाज के पर्चे में जितने 10 विधायकों के साइन हैं वो सब समाजवादी पार्टी के हैं कि 10 जो साइन किए गए हैं प्रस्तावकों के सुरेंद्र जी, वो सब समाजवादी पार्टी के हैं कि हमें वो अच्छे लगते हैं, हमारे विधायक चले गए।
नहीं, हमें वो अच्छे लगते हैं, हमारे विधायक चले गए। लोकतंत्र है, अंतरात्मा Oh है, my God. मोरालिटी है। हम ही लोग पागल हैं जो लोकतंत्र लोग नहीं पता समझते रिश्ते हैं। निभा रहे हैं तो अच्छी हम ही बात लोग है एक ना। पागल हैं इस दुनिया में जो लोकतंत्र नहीं समझते नहीं, हैं। हम तो समझ गए। आप लोग समझ रहे हैं। वाह, ब्रिजेश कमाल है। जी, हम तो भाई समझ सुरेंद्र गए, राजपूत जी, उपचुनाव स्वागत में आपका। जनता समझाएगी। ऐसा आपके पास जो उपचुनाव में वर्किंग जनता एमएलए हैं जो समझाएगी। आपके पास दल द्रोहियों को छोड़ दें, तो आपकी वोट की कैपेसिटी 4 विधायकों की है, आपका वोट किसको जाएगा? अब ये बात तो खैर चैनल पे नहीं पता चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी को परोक्ष अपरोक्ष किसी भी रूप में नहीं जाएगा। बीएसपी सहयोगी है क्या? मैंने आपसे कहा कि हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं तो आपसे सोच समझ के कहना। जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी। भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता है मायावती जी, और मायावती जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देती है। तो आप समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। और यहाँ आप मिले हुए हैं। ये आपके मुंह की आवाज है, मैं नहीं कह सकता। हमारा अपना एक दल है, समाजवादी पार्टी का एक दल है, दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। एक बात मैं खाली पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी, भाई आपस में समझौता क्यों, विलय कर लीजिए, लफड़ा खत्म कीजिए, काहे को हम लोग बेवजह परेशान होते हैं। सच बात ये, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मायावती को, अरे कृपया आप अपनी सलाह न दें उन्हें। आपसे बड़ी पार्टी है वो। मैं पहले राउंड में कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा। देखिए मैं अमित भाई और ब्रजेश जी, थोड़ा सा आप हमें बोलने का मौका दीजिए। प्लीज बोलिए भाई साहब। ये जो भाजपा की सहायक पार्टी है ना, जिसका नाम बीएसपी है, बीएसपी का फुल फॉर्म ही है कि भाजपा की सहायक पार्टी। और भाजपा की सहायक पार्टी ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार मिलकर के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। गुजरात में जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार किया था। यहां से लेकर के बिहार के इलेक्शन आपका वोट प्रकाश बजाज को जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं जाएगा, हमारा आज तक कोई समझौता नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी सहयोगी होगा उसको भी नहीं जाएगा। तो फिर प्रकाश बजाज बचते हैं। मैंने आपसे कहा ये तो हाईकमान निर्णय करेगा। पर एक बात बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। 10 वोट एडिशनल बचते हैं सपा के पास, 4 वोट बचते हैं आपके पास, 3 वोट बचते हैं एसबीएसपी के पास, एक उनका भी दल द्रोही है। टोटल कितना हुआ हेमंत जी? 17 सीट। 17 में कौन सा विधायक जिता लोगे भैया? मैंने क्या कहा ना, कहते हैं ना कि कौन सा एमपी जिता लोगे राज्यसभा? मैं बताता हूँ। मतलब हम ही लोग बने हैं क्या काटने के लिए? नहीं, आप नहीं काटने के लिए। अगर आप काटने के लिए बने होते तो आज की डेट में आपका भी पर्चा दाखिल होता है ब्रजेश भाई, या हेमंत भाई का पर्चा दाखिल होता है। हेमंत जी का सपोर्ट करेंगे हम लोग, इनका पर्चा ठीक है ना, आप हेमंत भाई का कर लीजिए, आप अपना करा लीजिए। नेता हेमंत तिवारी हैं। नहीं, हमारे नेता तो आप दोनों हो, आप बात समझ लो। जो चाहे वोट ले ले, हम आपको खुला वोट देने को तैयार हैं, आप आओ। ठीक है ना। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन यह जरूर है, जो नापाक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बीएसपी का, इसको हम उजागर करके रहेंगे। और ये मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश आपको में दिल्ली भी, ले चलता हूं सब जगह जो है के पास, मैं हेमंत तिवारी से इस पे विश्लेषण लूंगा। ओके उनियाल जी, बहुत स्वागत आपका। मैं सबसे हमेशा यही कहता हूं, जो भी मेरे समकक्ष हैं या मेरे साथ काम करते हैं, कि आपको राजनीति सीखनी है, कहीं मत जाओ, दुनिया में कहीं मत जाओ, नामीबिया भी मत जाओ, आप उत्तर प्रदेश आओ, यहां होने वाली गतिविधियों को देखो, उनका आकलन करो, उनके निहितार्थ समझो। जो दिख रहा होता है दरअसल वो होता नहीं, और जो होता है वो दिख नहीं रहा होता। अब देखिए यहां क्या गेम हो गया। ब्रिजेश जी बोले। आ रही है मेरी? हाँ बोले। हाँ ब्रिजेश जी, जिस प्रदेश का नाम ही उत्तर प्रदेश हो, ऐसा प्रदेश जो हमेशा उत्तर के साथ, आंसर के साथ, एक डायरेक्शन के साथ, एक तीव्रता के साथ, एक निपुणता के साथ आता हो, उस प्रदेश का नाम ही उत्तर प्रदेश है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से उत्तर चारों तरफ से आपके इस डिबेट में आए। मैं तो चाणक्य का एक श्लोक, जो कि राजनीति शास्त्र के जबरदस्त अपने आप में अन्वेषक थे, जिन्होंने कि उसको पाया था, जिन्होंने उसको धोता था, जिन्होंने उसको सींचा था, वो कहते हैं राजनीति ना कश्चित कस्यचित मित्रम ना कश्चित कस्यचित रिपु। कोई भी राजनीति में किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है, और कोई भी राजनीति में किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। ये तो अपने हिसाब से जब भी कोई कार्य बनना होता है तो मित्र बन जाता है, जब बिगाड़ना होता है तो शत्रु बन जाता है। जी। तो यहां जब पर जरूरत हो सर, तब आत्मा की आवाज आ जाती है। राजनीति की बात,
जरूरत हो तो आत्मा की आवाज आ जाती है। ब्रिजेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको आज लोगों सबसे पूछा गया, और सर मैं बड़े मनोरंजन के साथ ऐसे ही डिबेट करता हूं। वाकई जो है मनोरंजन। आप ब्रिजेश जी, एक बात और कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, न्यूट्रल होने के नाते, जब क्रिकेट में कोई मैच हो रहा होता है, सब क्रिकेट देखते हैं, ये सारे आज जो देखने वाले व्यूअर्स हैं सबको जानते हैं क्रिकेट क्या होता है। परंतु जब इनिंग डिफीट से कोई टीम हारने वाली होती है तो एंड टाइम पर बारिश आ जाती है, तो वो एक्सक्यूज करता है, ओवर को धीरे धीरे डालना शुरू करता है। तो खेल में राजनीति का होना अपने आप में एक विडंबना बताता है। तो राजनीति में, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति ना हो तो ये ऐसा होगा कि जैसे कि कड़ी में उबाल लाया हो, की जैसे कि कड़ी में पकौड़ी ना हो, जैसे कि खीर में मेवा ना हो। लगभग ऐसा ही होगा अगर उत्तर प्रदेश सर यहाँ तो खाली कुकर में सीट चढ़ा दिया गया है, कुकर में कुछ है नहीं, केवल पानी डाल के कुकर चढ़ा दिया गया है। ओके, हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने पत्रकार हैं, सुधींद्र भदौरिया जी के दोस्त भी हैं और पिछले 35 सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति में सक्रिय हैं। भाई हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। ये क्या गेम हो गया ये उत्तर प्रदेश में कि कल रात में कुछ और सीन था, आज 2:55 पे कुछ और सीन है। अब ये होगा क्या, कैसे राज्यसभा के का मसला हल होगा? अब क्या चुनाव अवश्य भावी है, चुनाव होगा, वोटिंग होगी, ये तय है, या फिर पर्चा वापसी के कोई आसार दिखते हैं आपको? एक बड़ी दिक्कत ये होती है आपकी डिबेट में ब्रजेश जी कि आप इंट्रो में इतना सब कुछ बता देते हैं कि जिसको एनालिसिस करनी होती है बाद में बड़ा मुश्किल में होता है। फिर भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मेरे जहन में हैं। बाई इलेक्शंस चल रहे हैं 7 असेंबली सेगमेंट्स पे। मैं समझता था, मुझसे लोग पूछते थे क्या हो रहा है, तो मैं कहता था कि 2022 का वार्म अप हो रहा है। लेकिन बाई इलेक्शंस जिसको मैं वार्म अप कहता हूं 22 का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मामला हो गया है जो राज्यसभा का चल रहा है। भदौरिया जी बड़े पुराने व्यक्ति हैं, जब ये युवा रहे होंगे उस वक्त एक बॉलर इंडियन टीम हुआ करते थे, भागवत चंद्रशेखर, BS चंद्रशेखर, उनकी जैसी गुगली आज तक किसी ने नहीं मारी। और मैं बता रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव ने आज ऐसे वक्त पर एक ऐसी गुगली मारी है जो 2022 के पहले का जो सिनेरियो चाहते हैं वो कई कारणों से उसको इंगित करेगा। जैसे एक चीज लगातार अखिलेश यादव ने 1.5 साल पहले दोस्ताना सार्वजनिक रूप से किया, 7 चुनाव लड़े बहन जी के साथ, परिणाम सबने देखा, दोनों को अपने हिसाब की चोट लगी। उसके बाद अखिलेश यादव लगातार मौका ढूंढ रहे थे और अक्सर उन्होंने इस बात को आरोपित किया कि बहन जी भाजपा की बगलगीर हैं। मुझे लगता है कि राम जी गौतम की नैया कल रात तक तो पार हो गई थी, लेकिन ये जो गुगली आई इसमें राम जी खाली फंसे नहीं। हमको अभी भी लगता है कि राम जी गौतम, देखो प्रकाश बजाज किसी तरह नहीं जीतेंगे, ये हम सब जानते हैं, अखिलेश यादव को, लेकिन अगर वोटिंग हुई तो मायावती के प्रत्याशी को बीजेपी के विधायकों का वोट लेना पड़ेगा। और क्या वो अफोर्ड कर सकती हैं बीजेपी का साथ आज की डेट में, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ब्रजेश जी, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, मैं वही कह रहा हूं। अखिलेश यादव ने बड़ी दूरंदेशी की राजनीति की है और वो यही चाहते हैं कि मायावती के कैंडिडेट को भाजपा का वोट मिले। उन प्रकाश बजाज उनके हैं कि नहीं है इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने एक ऐसी पेच फंसा दी है, एक ऐसी गुगली मार दी है कि अब बल्लेबाज ही नहीं, बाकी फील्डर क्या करें, सब पशुपेश में है। और इससे 3 चीजें क्लियर होगी, ध्यान रखिएगा। एक तो 2022 में कौन किसके साथ लड़ेगा, भाजपा बनाम गैर भाजपा, क्या अलायंस, क्या सिनेरियो बनेगा, ये इस राज्यसभा के चुनाव से भी इसका थोड़ा सा संकेत मिलेगा। एक छोटा सा सवाल है आपसे, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि कोई प्री पोल कमिटमेंट बीजेपी और बीएसपी का पॉसिबल है उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए? प्री पोल पॉसिबल कमिटमेंट, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, कमिटमेंट की बात कर रहा हूं, थोड़ा हल्का शब्द दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बीएसपी के लिए सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा। मायावती भी, अरे तो बीजेपी का वोट लेना आत्मघाती नहीं है, नहीं उठाएंगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है कि रामजीलाल गौतम के लिए जो स्ट्रेटजी सतीश चंद्र मिश्रा जी सोच रहे हैं, बहन जी सोच रही हैं, या सुधींद्र भदौरिया सोच रहे हैं, या जो कुछ होने वाला है उनको जिताने के लिए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, मैं एक बात बताऊं आपको, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग
खुली मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा इतने रणनीतिकार लोग हैं कि ये कोई काम बिना वजह के नहीं करते हैं। अगर कल सतीश चंद्र मिश्रा खुद जाके पर्चा भरा रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई प्रायर अरेंजमेंट हुआ है, वरना बीएसपी क्यों पर्चा दाखिल कराएगी 14 सीट पे वो विधायकों पे? पूछने की क्या बात है? तो किसके साथ प्रायर अरेंजमेंट हुआ है? क्या बीजेपी के साथ? इसमें पूछने की कौन सी बात है? तो बीजेपी के साथ हुआ है। दुनिया जान रही है साहब, इसको पूरी दुनिया जान रही है। और सुनिएगा यहां हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, माफ कीजिएगा, थोड़े चांसेस हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो अतीत रहा है वो बहुत कलंकित अतीत रहा है इस मामले में, ये जो आत्मा की आवाज के मामले में। अरे मैं आपको लगातार भी की है, ऐसे लोगों को जानता हूं उसकी जो पर्चे में दस्तखत करने के लिए, वोट देने के लिए नहीं, पर्चे में दस्तखत करने के लिए पैसे लिए हैं। अरे साहब सुनिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने एमएलसी बनने के लिए अपने 2 फ्लैट में दिए थे और उसका पैसा भी ओके, ऑल राइट। विनय पटेल मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन थैंक यू हेमंत जी, प्लीज वेट। और ओके, विनय आपसे समझना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि बीएसपी और बीजेपी में करीबियत आ रही है, ये नजदीक आ रहे हैं? सर, सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो आज बयान आया उसके बाद से तो मुझे लगता है तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो गई हैं जी। और इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा जी। पिछले 3-4 महीनों से आप बहन कुमारी मायावती जी का जब बीजेपी के खिलाफ जो ट्वीट्स होते हैं, खिलाफ नहीं होते हैं, उसे आप उठा के देख लीजिए। और दूसरी चीजें, हाथरस के केस में जो इनकी खामोशी रही वो आज जाकर उजागर हुई है कि इनकी खामोशी जो रही है वो दलित समाज, पूरे संपूर्ण दलित समाज के साथ जो इन्होंने घोर अपमान किया है खामोश रहकर, वो चीजें आप उठाकर देख लीजिए। और तीसरी बात, जब गाजियाबाद में 200 से ज्यादा परिवार, दलित परिवार हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और उनकी दीक्षा जो दिलाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, लगता है कि बीएसपी मिली हुई है बीजेपी से? उस पे भी वो खामोश रहते हैं। बीएसपी मिली हुई है क्या बीजेपी से? तस्वीर एकदम क्लियर और साफ है कि बीएसपी मतलब भारतीय समर्थित पार्टी। ओके, और ये तस्वीर आपको आगे 2022 तक और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं बहनों भाइयों। ब्रेक के उस पार अमित पुरी, सुधींद्र भदौरिया, जूही सिंह और सुरेंद्र राजपूत ये मेरे साथ मौजूद है। फिर 2 हमारे साथ विश्लेषक भी हैं, इनसे भी रायशुमारी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी दिलचस्प डिबेट है और डिबेट के उस पार बहुत कुछ तगड़ा मसाला है, जाना मत, बस तुरंत लौटते हैं। आठ 9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? कैब चलाकर क्या मैं घर का किराया, बच्चों की फीस, हेल्थ पॉलिसी और हर महीने के खर्च निकाल पाऊंगा? परेशान मत हो, क्योंकि अपने शहर में आ गई है वाओ टैक्सी, जो हम ड्राइवर्स के सपने पूरे करेगी। वाओ टैक्सी में गाड़ी अटैच कराने पर हमें मेडिकल सर्विस, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव और भी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे हमारा आज और हमारा कल दोनों सुरक्षित होंगे। तो सोचना कैसा, अब हमारे भी खुशियों के दिन आने वाले हैं। आज ही अपनी गाड़ी अटैच करें वाओ टैक्सी के साथ और डाउनलोड करें वाओ पार्टनर ऐप और हो जाए ऑनलाइन। वाओ टैक्सी, मंजिल आपकी, लक्ष्य हमारा। डाउनलोड दी ऐप नाउ। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में एक ट्विस्ट आ गया है। इस ट्विस्ट ने बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिकल रोड ब्लॉक कर दी है। बीएसपी का जो प्रत्याशी अनअपोज्ड जीतने वाला था, अब उसकी राह रुक गई। रोकी किसने? इस निर्दलीय प्रत्याशी ने। बीएसपी की राह आसान तब हो सकती है जब भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक, जी हां नोट करिएगा, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दलों के, जिसको एनडीए कहते हैं, इसके 17 विधायक जो 8 एमपीज को जिताने के बाद खाली हो रहे हैं, स्पेयर वोट्स हैं, ये बीएसपी के कैंडिडेट को जाएंगे, तभी बीएसपी का प्रत्याशी जीतेगा। बाकी भी मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कहां से करना पड़ेगा? एसबीएसपी से करना पड़ेगा। मैनेज कहां से करना पड़ेगा? कुछ कांग्रेस में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। मैनेज कहां से करना पड़ेगा? कुछ दल द्रोहियों को सेट करना पड़ेगा। तब जाकर 37 प्रथम प्राथमिकता के वोट बीएसपी के कैंडिडेट को हासिल होंगे। बीएसपी के पास अपने 14 वर्किंग वोट हैं, 3 उनके अपने वोट छितर बितर चुके हैं, दल द्रोही हो चुके हैं, यानी उनकी कोई गारंटी वोट की नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी प्रॉब्लम है, उनके यहाँ 2 दल द्रोही हैं, एक शिवपाल यादव, दूसरे नरेश अग्रवाल के बेटे। तो अब मसला इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अपने 10 वोट केवल स्पेयर करने की स्थिति में है। तो इस चुनाव में होगा क्या? बिना बीजेपी के वोट के बीएसपी का प्रत्याशी जीत नहीं सकता। क्या बीजेपी ये पॉलिटिकल जेस्चरिंग दिखा रही है कि वो अपने सभी स्पेयर वोट 17 बीएसपी को देगी, जिस पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं? अमित पुरी से मैं इस बात का जवाब चाहता हूं। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूं। अब मैं बताता हूं आपको। आपने एक एनालिसिस रखी, अब मैं काउंटर एनालिसिस रखता हूं। हेलो, आप बोलें प्लीज। अब मैं काउंटर एनालिसिस रखता हूं। बीजेपी को जिताने के लिए एक निश्चित कोटा है वोटों का। हम कितना अलॉट करेंगे, कोटा से एक्स्ट्रा अलॉट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो विधानमंडल दल की बैठक के अंदर उसके ऊपर तय होगा। लेकिन हमने 8 लड़ा करके और 9 न लड़ाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक मैसेज जरूर दे दिया। ये जो कल तक एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार चलाते थे, कभी 27 साल बेहाल बताते थे दिल्ली से देवरिया तक, और फिर ताज के झूमर के नीचे मिल जाते थे, फिर जाते थे तो हाथी और साइकिल का साथी बन जाते थे। 1996 में बसपा के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ लेती थी। पर आपको इतना हाथी से प्रेम क्यों है? ये सारी स्थितियां इस 8वां प्रत्याशी लड़ाने और 9वां न लड़ाने के कारण अब एक्सपोजर की स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ गई है कि अगेंस्ट दी बीजेपी काहे कुछ हो जाए, ये कहां पर आकर जूही जी प्लीज शांत रहे, मैं आऊंगा आपके पास। जूही जी कैसे गठबंधन करेंगे? जूही जी प्लीज कोऑपरेट। और सुन लीजिए, गेस्ट हाउस कांड को भूल गए, गेस्ट हाउस कांड याद आ गया तो किसको क्या याद आया और क्या भूल गए? पर्सनली भ्रष्टाचार याद आ गया। आप लोग मानसिक रूप से कौन किसको जेल भेज रहा था अपनी सरकार में? नई जेलें भी बन गई
न उनकी सरकार में वो जेल गए, न उनकी सरकार में वो जेल गए। तो ये सारे गठबंधन के पेच इसी चुनाव में सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाएंगे। मैं जानता हूँ इतनी तकलीफ क्यों है, क्योंकि दुखती हुई रग पे हाथ रखा है, दुखती हुई रग पे हाथ रखा है मैंने, इसलिए ये जेल भेजने वाले, ये सात पसंद वाले, ये एक दूसरे को कोसने वाले, इनकी सारी राजनीति का एक्सपोजर इसी चुनाव के अंदर होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सारा एक्सपोजर होने जा रहा है। जूही जी आप कृपया शांत हो जाएं तो मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन करूंगा। जूही जी को शांत कराया जाए भाई, एक सेकंड। अमित पुरी जी आप मुझे सर बता दें, मेरा एक कंफ्यूजन क्लियर कर दें आप कि ये आपके बचे हुए 17 वोट किसको जाएंगे, बस इतना बता दो मुझे बस, और अगला सवाल नहीं। मैंने प्रथम चरण में भी आपको बताया था और इसमें भी आपको मैंने बताया, हम कोटे पे वोट देंगे कि कोटे से एक्सेस वोट अलॉट करेंगे, ये विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा। और ये प्रत्याशी नवा कोटे पे जीतेगा या बिलो कोटा जीतेगा या सेकंड प्रेफरेंस से जीतेगा, ये मैटर ऑफ एनालिसिस है। ये चुनाव के बाद इसका मतलब कि नवे प्रत्याशी को जिताने का पूरा ठेका आपके पास है, आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, जूही सिंह जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई देखिए, नवा प्रत्याशी कैसे जीतेगा इसकी स्ट्रेटजी बीजेपी बनाएगी, प्रत्याशी बीएसपी का स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? अमित पुरी की पार्टी। बिल्कुल नहीं। ओके, यस जूही सिंह, गो अहेड। तो विजय जी यही तो मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, तो इसमें पर्देदारी कैसी? उपचुनाव में भी यही स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। जनता को ध्यान में रखना चाहिए 2022 में भी मिलकर लड़ते हैं तो सीने के सामने लड़ते हैं, पर्दे के पीछे नहीं, डंके की चोट पे लड़ते हैं। ये गूंज दूर तक जाएगी। ये नहीं कि एक सेकंड मुझे जरा जूही सिंह से कुछ काउंटर क्वेश्चन करने हैं, रोका जाए सबको। जूही जी एक सेकंड रुकिए। जूही जी आप मुझे एक बात बताइए। जूही जी अपनी विचारधारा भी जब बहुजन समाज पार्टी आपके साथ थी तो बहन जी बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी राजनीति करती थी, आज आपके साथ छोड़ के चली गई, वो बीजेपी से दोस्ती कर रही है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ब्रिजेश जी जब हमने दोस्ती की थी खुलकर की थी, सब कुछ भुला कर की थी, और उसके बाद भी एक भी शब्द ना हमने कांग्रेस के खिलाफ कहा ना बसपा के खिलाफ कहा। हम सकारात्मक पार्टी हैं, भाजपा की तरह थोड़ी है कि जमीर बेच दिया बाजार में। हेलो अरे बहन जी, ये कौन सी सकारात्मक राजनीति है? अच्छा खासा बेचारा बीएसपी का प्रत्याशी राज्यसभा में जा रहा था और आपने उसका रास्ता रोक लिया, और आप कह रहे हैं कि आप बड़ी सकारात्मक राजनीति करती हैं। वो हमारी विचारधारा है, उपचुनाव है, इसमें गूंज जाएगी, जनता को दिखाना जरूरी है। सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। थैंक यू। कुछ और है अच्छा, हम सबके सीनियर हैं। ओके, सुधीर भदौरिया जी, उनको स्क्रीन पे पेश किया जाए, इन लोगों को शांत कराया जाए। भाई भदौरिया जी, ओके, थैंक यू भाई भदौरिया जी। बिना भारतीय जनता पार्टी के वोट के आपका प्रत्याशी किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकता, और प्रत्याशी आपका, और अमित पुरी क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट देना है कि सेकंड प्रेफरेंस के वोट देना है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। सर क्या मैनेजमेंट है सर? देखिए, मैं अन्य पार्टियों की ओर से तो नहीं बोल सकता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा, और बीच में अगर टोका टाकी होगी तो ये उचित नहीं होगा, और ये ना मैंने किसी के लिए टोका टाकी की, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी बहस में है वो उतना मर्यादा रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2004 में 3-4 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो कुछ लोगों ने उनको हटाने के लिए मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। किन लोगों ने शपथ दिलाई? आप उस समय पत्रकार जरूर बन चुके होंगे। जी मैं लखनऊ में ही पोस्टेड था, रिपोर्टर था सर। और कौन लोग दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी जी के हवाई जहाज से। जी सर, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। अब आप बार बार इतिहास में मुझे क्यों खींच ले जाते हो? वो पुरी जी कई लोग हैं सर जो हमको नसीहत दे रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक कर देखें। जी। जिन लोगों ने कल्याण सिंह को आगरा के सम्मेलन में लाल टोपी पहनाई, वो तो सेकुलर है और हम कम्युनल है। हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा है। हम चुनाव के मैदान नो प्लीज जूही जी बीच में मत बोलिए प्लीज। जूही जी प्लीज, जूही जी का माइक बंद किया जाए। थोड़ा सा मर्यादा, जूही जी का माइक बंद किया जाए। ओके, आप बोले, मैंने उनकी आवाज बंद कर दी, आप इत्मीनान से बोलिए। बिल्कुल आप अमर्यादित है, आपकी पार्टी अमर्यादित है। जब भी आप पर
सवाल करता है तो आप मर्यादित हो जाते हैं। आपने जिस तरह से पाल की हत्या करवाई पूरे देश ने देखा है। आपने जैसे आपने अमर्यादित आचरण राजनीतिक सुविधा के प्रति के आपकी तरह नहीं कि कमरे में आप बैठकर रक्षाबंधन करें, राज्यसभा के सीटों पर आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, आप अपनी जमीन को कहीं बेच और जनता को बेवकूफ बनाएं। बिल्कुल एक सेकंड जूही जी प्लीज, जूही जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जूही जी प्लीज, देखिए जूही जी आप मान जाए प्लीज, जूही जी आप मान जाइए, जूही जी प्लीज, जूही जी मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया शांत हो जाए। जूही जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। आप भदौरिया जी को बोलने नहीं दे रही हैं, बोलिए भदौरिया जी। जूही जी का जितना राजनीतिक जीवन है उससे ज्यादा मैंने कारागार में जनहित सवालों पर बिताया है। अरे छोड़िए, अरे जूही जी प्लीज, अरे क्या हो गया आप लोगों को भाई? नो जूही जी प्लीज, जूही जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, ओके केवल भदौरिया जी बोलेंगे, बोलिए भदौरिया जी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अगर इनका स्पीकर ऑन रहेगा। नहीं ठीक है, आप बोले, मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है ओके आप बोले। अरे बोलिए, वो नहीं बोलेंगी, चलो जूही जी कसम है आपको बोलना मत, जूही जी कसम है बोलना मत, ओके ठीक है भदौरिया जी बोलिए आप। देखिए, हमने तमाम दौर देखे हैं और इस देश की जनता ने तमाम दौर देखे हैं। सबका इतिहास देश की जनता जानती है, कितने कौन पानी में है ये भी देश की जनता जानती है। इस देश में सुभाष चंद्र बोस की फौज की कैप्टन सहगल देश की राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और श्री मुलायम सिंह ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के कैंडिडेट को समर्थन देके जितवाया ये भी देश जानता है। हमको सर्टिफिकेट मत दीजिए, सब लोग जानते हैं। तो सर एक बात बताओ भदौरिया जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि क्या आप, जूही जी शांत रहिए, जूही जी शांत रहिए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को अफोर्ड करने की स्थिति में हैं? जनता के बीच आप मैंने देखिए, ये आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि श्रीमती सरला भदौरिया जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी सन 64 में, आत्मा वाली बात आप कर रही हैं। नहीं देखिए, जब मुलायम सिंह राजनीति में भी नहीं आए उस समय उनको सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उनके भी कांग्रेस के तमाम लोगों ने वोट दिया, भारतीय जनसंघ के लोगों ने वोट दिया। थैंक यू भदौरिया जी, थैंक यू। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे पेश किया जाए। भाई राजपूत जी, वो भदौरिया जी कह रहे हैं हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं ले रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के जो 17 बचे हुए लोग हैं वो आत्मा के आधार पर वोट, आवाज के आधार पर वोट दे रहे हैं। अब तो कोई इतराज आपको नहीं होना चाहिए। हमें मैंने ये बिल्कुल नहीं देखिए, अब ये अब क्यों बीच में बोल रहे हैं भदौरिया जी? भदौरिया जी आप कृपया सहयोग करें। ओके ठीक है, ओके आपने नहीं कहा, ओके आपने नहीं कहा, डन। अब सुरेंद्र राजपूत गो अहेड। देखिए, सच्चाई ये है कि भदौरिया जी और भारतीय सब एक दूसरे का सम्मान रखते हुए डिबेट करें, आप सब सम्मानित। भदौरिया जी बड़े सीनियर है, कमांडर के बेटे हैं ये, हम लोगों के कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी और सरला भदौरिया जी के, लेकिन ये इतिहास जीते जीते अपना इतिहास भूल चुके हैं, इन्हें बहन जी का इतिहास खाली याद है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी और सुधीन भदौरिया जी की पार्टी जिस तरीके से एक नापाक गठबंधन बनाए हुए है, उस पर जवाब देने की जगह ये इतिहास में चले गए। पहले 64 पे गए, फिर 58 पे आए, फिर 48, धीरे धीरे अर्जेंटीना और स्पेन में भी पहुंच जाएंगे। सच बात यह है कि इधर उधर की बात मत करिए, आज की बात कीजिए। पिछले 1 साल से आदरणीय बहन जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर दे रही हैं, जिस दिन से वो ट्विटर पर आई है, उसका अगर आपको जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसका आप जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी आप इतना चिढ़ते क्यों हैं मायावती से? वो काम लोकतंत्र के खिलाफ कर रही हैं, लोकतंत्र का अपहरण कर रही हैं, लोकतंत्र को बेचने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अकेले आप ही लोकतंत्र के रक्षक हैं। ब्रजेश भाई, एक सीरियस बात कर रहा हूं। राजस्थान में उनकी पूरे विधायक 6 के 6 लूट लिए आपने और उनको डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। अगर आपको 6 विधायक 6 के 6
सुधींद्र भदौरिया आप चुप रहिए। नहीं आप चुप रहिए। सुधींद्र भदौरिया आप बोलने की स्थिति में नहीं है। आप जैसे लोकतंत्र के अपहरणकर्ता बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते। बिल्कुल आप बोलने की स्थिति में नहीं है। और बीच में मत बोलिए। जिस तरीके से आप जूही जी को बोल रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? बेशर्मी की आप पराकाष्ठा कर रहे हैं। दो लोगों के बीच में बोल करके आप बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? सुधींद्र भदौरिया अपनी मां और अपने पिता का भी नाम आप खराब कर रहे हैं। आप एक तरफ मुलायम सिंह जी का नाम ले रहे हैं, सुचेता जी का नाम ले रहे हैं, और अपनी माता और अपने पिता का नाम आप सही नहीं ले पा रहे। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? आप बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप अपने माता पिता का नाम को अपमानित कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, कमांडर के बेटे होते हुए आप मायावती आपको याद है, सरला भदौरिया आपको याद नहीं है, कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया आपको याद नहीं है। बात करते हैं दूसरे के बीच में। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती बीच में बोलते हुए? अभी आप जूही सिंह जी को कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए। ओके, एक सेकंड, एक एक करके। अरे बिल्कुल गलत बोलूंगा। आप जैसे आदमी सही सुन ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, इमरजेंसी के कारक आप हैं। हमने तो माफी भी मांगी। आपने तो जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण किया, मायावती ने जिस तरीके से लोकतंत्र किसको वोट दोगे सुरेंद्र राजपूत? चलो छोड़ो ये बात, वोट किसको दोगे? दो चीजें ब्रजेश भाई, देखिए है क्या, गुस्सा मत करो। हम गुस्सा नहीं, आराम से सुधींद्र भदौरिया बड़े हैं, लेकिन ये ओछेपन पे उतर आए। नहीं आप छोड़ो, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही ओछेपन पे, भाषा संयमित, भाषा संयमित। नहीं ओछेपन पे उतरे हैं, भाषा संयमित रखिए। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ओछेपन। नहीं गलत बात, बिल्कुल मनुवादी मानसिकता का तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। अब सुनिए, आप मुद्दे की बात सुनिए, मुद्दे की बात सुनिए। सुधींद्र भदौरिया, मुद्दे की बात सुनिए, मुद्दे की बात बताइए, बोलिए। सुन लीजिए। आप मनुवादी और तनुवादी जो आप कर रहे हैं, उसका जवाब सुनिए। अरे छोड़ो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी खत्म करो। ऐसा है ब्रजेश भाई, वोट किसको दोगे? भारतीय जनता पार्टी किसी का भी एमपी बन जाए राज्यसभा में, जब उसे जरूरत होगी तो अमित शाह गणतंत्र लेकर के पहुंचेंगे और उसको इस्तीफा दिला करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। ये अपने आप में इतिहास ने भी देखा। ओके, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय संजीव उनियाल जी। सुन लीजिए, नहीं अभी मेरी बात नहीं, ये सुधींद्र भदौरिया ने बात। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात मन नहीं भरा। हाँ जी, दो बातें। उनियाल साहब अपनी बारी का इंतजार तलवार की नोक पे आप डिबेट ना करो ना। हाँ, तलवार की नोक पे। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का वोट कहां जाएगा ये पूछा। एक सेकंड रुक जाओ। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नापाक गठबंधन जनता के सामने है। बिहार वाले भी देख रहे हैं, ओके, मध्य प्रदेश वाले भी देख रहे हैं, ओके, उत्तर प्रदेश वाले भी देख रहे हैं, आप और हम भी देख रहे हैं। अब उनियाल जी को लाया जाए। मैं आपको उनियाल जी और ये सुधींद्र भदौरिया जैसे छोड़े ना, सुधींद्र भदौरिया अपने माँ बाप का इतिहास ना जानते हैं, वो दूसरों का उनियाल जी एक बात बताओ, आप बीएसपी और बीजेपी अगर दोस्ती करते हैं तो इसका राजनीति में क्या इंपैक्ट आएगा? उनियाल जी, मुझे लग रहा है ब्रिजेश जी कि पर्सनल अटैक होने से थोड़ी सी डिबेट डगमगा, जाने दीजिए, हो जाता है सर। सेकंड राउंड में तो फ्री स्टाइल। हाथी साइकिल, ब्रिजेश बड़ी टिपिकल सी बात कर रहा हूं, साइकिल पर हाथी बिल्कुल मिसमैच था। और साइकिल को चलाने के लिए आप देखिए कि हाथ से साइकिल नहीं चलती, पैर से चलती है। और हाथी जो है वो पानी बहुत पसंद करता है, और कमल जो है वो आपको पता है कि पानी में होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है इन नटशेल। अरे महाराज, कमल पानी में नहीं कीचड़ में खिलता है। किसने कह दिया पानी में खिलता है? एक सेकंड बोलने दीजिए। अरे हम चिढ़ नहीं रहे, जो भाजपा के कवर एजेंट हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक के नहीं, नहीं आप इस तरह की भाषा ना बोलें। आप अरे भाषा क्या है? सीधे बसपा को कवर फायर दे रहे हैं, सबके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं हम बदतमीजी किसी के साथ नहीं, कवर फायर देंगे और हम बोलेंगे भी नहीं। करने लगे नहीं, आप तो बदतमीजी कर रहे हैं सबके साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बदतमीजी ना करें भाई, बदतमीजी तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं तो फिर क्यों आप बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं? उनियाल जी अपनी बात खत्म करो। नहीं, साइकिल हाथ से नहीं चलती, पैर से चलती है। इसको आप बदतमीजी नहीं बोलेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इनको आप बदतमीजी नहीं बोलेंगे। नहीं ठीक, ये बदतमीजी गाली गलौज में उतर आए भाई। ये कौन सी गाली गलौज में उतर आए? हम गाली गलौज, गाली गलौज कर रहे हो आज? अरे कहाँ गाली गलौज, कौन कर रहा है? गाली गलौज जो कर रहे हैं, सुधींद्र भदौरिया को आपने नहीं कहा, कहने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। अच्छा, मैं डरता हूँ, कहने की, हाँ मैं बहुत डरता हूँ उनसे। जी
राजनीतिक विश्लेषक साहब जो भारतीय जनता पार्टी के कवर एजेंट है उनको कहने की हिम्मत नहीं। एक सुरेंद्र राजपूत कमजोर आदमी 4 विधायकों के साथ आप इनको कुछ भी कह लीजिए। गरीब की जो है क्या नाम, सबको गरिया रहे हो, पैनल में कह रहे हो गरीब हो, कोई बचा नहीं जिसको विधायक हमारे पास, और आप कह रहे हैं कि क्या नाम भाई। हेमंत जी आप मुझे बताइए, अच्छा हेमंत जी को बोलने दो। हेमंत जी आप मुझे बताओ कि क्या भविष्य में कोई ऐसी संभावना है कि बीएसपी और बीजेपी एक दूसरे के करीब आएंगे? सीरियस क्वेश्चन है। मैंने ब्रजेश जी पहले जवाब में कुछ बातें कही थी, बड़ी गंभीर राजनीतिक बातें जो मेरे समझ में आती हैं। वैसे प्रदेश बड़ा खराब रिकॉर्ड वाला रहा है। ये जो जमीर की बात करते हैं, ये सब जमीर बेच के पनीर खा लेते हैं और आत्मा की आवाज़ के नाम पे लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। ये बड़ा गंदा इतिहास रहा है, माफ़ कीजिएगा, इस प्रदेश के हम लोग बासिंदे हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, चाहे रामजी गौतम जीते, चाहे प्रकाश बजाज हारे, जो इस वक्त गणित चल रहा है राज्यसभा चुनाव के जरिए, इसमें अखिलेश यादव की अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो 2022 के पहले का एक राजनीतिक परिदृश्य वो उत्पन्न करना चाहते हैं, वो अपनी लाइन पे ठीक चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आपके प्रश्न का सटीक जवाब न मिला, न मिलेगा, न सतीश मिश्रा बताएंगे, न अमित पुरी बताएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी चूंकि पॉलिटिकल एक्सेस ज्यादा है, इसलिए आपको बेहतर पता होगा कि एक्चुअल अंदर खाने क्या चल रहा है। अंदर खाने सीधी सी बात है कि बिना भाजपा के सपोर्ट के रामजी लाल गौतम राज्यसभा नहीं जा सकते। और रामजी लाल गौतम ने बीजेपी का सपोर्ट लिया तो प्रकाश बजाज हार तो क्या होगा? निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इसका मैसेज क्या होगा? अगर बीजेपी का सपोर्ट मिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में ही निकल जाएंगे। तो यही तो जूही सिंह चाहती हैं कि बीजेपी खुल के वोट दे बीएसपी वालों को, यही तो चाह रहे हैं। एक बड़ी चीज जानिएगा, यही तो इनकी साजिश है। आप साजिश समझिए, उस साजिश में फंस गई है मायावती। इसका पॉलिटिकल, आप अगर उनको पीछा छुड़ाना है तो रामजी लाल गौतम अपना पर्चा वापस ले लें। आपकी श्रीमान जी, आपकी डिबेट को एक नजीर दे रहा हूं। डिबेट को अगर जिसने सुना होगा, लाखों करोड़ों लोगों ने सुना होगा, यही से स्पष्ट है 2022 में कौन किसके साथ जा रहा है। देखिए, बीएसपी अकेले लड़ेगी, भाजपा अकेले लड़ेगी, बाकी जैसे गोलबंदी आप देख रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत की जबान देखिए, सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं। और लोगों को देखिए, राजभर को आप देख रहे हैं। तो एक बड़ा अलायंस ब्रजेश भाई हमारे ऊपर बड़ा आप गंभीर बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी। ओके, ऑल राइट। आम आदमी पार्टी से ओके, विनय पटेल, विनय क्या आपको लगता है कि 2022 का जो असेंबली इलेक्शन होगा, बीएसपी और बीजेपी कुछ क्लोज आ सकते हैं, कुछ कमिटमेंट के रिलेशनशिप में जा सकते हैं? सर उसमें लगने का कोई मतलब ही मैं नहीं, अलायंस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, कमिटमेंट वाला रिलेशन। लगने का कोई मतलब ही नहीं है। इस राज्यसभा चुनाव में ही सारी बातें क्लियर हो गई हैं। जब बीएसपी के पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपना प्रत्याशी उतार रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीट जीत सकती है, वो अपने 8 कैंडिडेट उतार सकती है। तो सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, उसमें लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ये चीजें आप ऐसा नहीं, किसी के पास विधायक नहीं, तो आप ऐसा उनके साथ, अमित पुरी जी, इस प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। 2000 चुनाव के पहले तक ये बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और मायावती जी का जो व्यवहार रहा है भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2-3 महीने में, उससे भी चीजें क्लियर हुई हैं। और आज जाके ये चीजें क्लियर हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ओके, संजीव उनियाल जी की बात रह गई थी, चूंकि सुरेंद्र जी बहुत टोका टाकी कर रहे थे। उनियाल जी 20 सेकंड सर मेरे पास बाकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर रामजी लाल गौतम यानी बीएसपी के कैंडिडेट 17 बीजेपी के विधायकों का वोट लेते हैं, तो राजनीतिक गलियारे में, समाज में, उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा? आवाज आपकी लास्ट प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यह है कि अगर बीजेपी का साथ लेती है राज्यसभा के चुनाव में मायावती, तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? पॉलिटिकल इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कुछ इसकी गणना करनी चाहिए। देखो, अगर मैं न्यूट्रली बात करूं, परंतु लॉन्ग टर्म में आपकी एनालिसिस जो सारी निकल कर आ रही है, वो मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ इस तरह की चीजों के आगमन, क्योंकि नेचुरल अलायंस है और दोनों के वोट कॉमन नहीं है। आप देखिए कि अगर आप बीएसपी एसपी के वोट्स देखते हैं तो कॉमन वोट्स हैं। क्या बीएसपी और बीजेपी का अलायंस नेचुरल मानते हैं आप? पर बीएसपी बीजेपी नेचुरल अलायंस है सर? मुझे लगता है कि कोई अगर होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके, हेमंत तिवारी जी, क्या ये नेचुरल अलायंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, संभव नहीं है। एक बात जानिएगा,
अगर राम जी लाल का बेड़ा राम जी की पार्टी वालों ने पार कर दिया तो भी अखिलेश यादव इसको अपनी जीत पर अखिलेश यादव ने ठीक किया नहीं ये काम। का एक ये क्या भाई, कोई एक जा रहा है एमपी बन रहा है राज्यसभा में, आपने उसका रास्ता भागवत लिया, वाली गुगली मारी है। जूही जी ऐसा क्यों कर रही हैं आप भाई? आपका सपोर्ट किया मायावती ने, एक एमपी बन जाता तो आपका क्या चला जाता? राम जी वालों ने ओके जूही जी 10 तो सेकंड, भी जूही जी 10 सेकंड। ब्रिजेश जी अगर कोई निर्दलीय पर्चा भर रहा है तो वो बिल्कुल अरे कोई निर्दलीय नहीं मैडम, आप लोग ने सब कराया है। आखिर इन्होंने भी तो बिना वोट के पर्चा आपके भरवाया 6 एमएलसी गोदी में लेके प्रकाश बजाज को टहल रहे थे, हमारे पास वीडियो है सर। क्यों कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि राज्यसभा के चुनाव में कौन किस कोड देता है। जैसे जैसे वोट पड़ेगा, जिस कोड पड़ेगा 22 में आपको उसी प्रकार का सिनेरियो मिलेगा। तो ये धुंधली तस्वीर है, ये HD क्वालिटी तस्वीर आपको 2022 में मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।